हेलो गाइस। यार मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है ना कि अब व्यूज थोड़े आ रहे हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे व्यूज भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी चीज हो ही जाती है। अभी देखो मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिला है, देखो मेरे एग्जाम्स आ गए हैं और वीक भी कौन सा चल, रेसलमेनिया वीक चल रहा है, प्राइम टाइम होता है ये कंटेंट रेसलिंग कंटेंट क्रिएटर्स का, उसमें मेरे एग्जाम आ गए। अब मैं वीडियोस कैसे प्रोड्यूस करूं, मैं पेपर की तैयारी करूं या फिर मैं वीडियोस बनाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ऊपर से WWE मुझे कोई मौका भी नहीं दे रहा कि वो मुझे बोले कि हाँ वीडियो बनाओ, पेपर छोड़ो, ये वीडियो बनाओ, इतना इंटरेस्टिंग रेसलमेनिया का बिल्ड चल रहा है, इस पे वीडियो बनाओ। नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। मतलब पिछले साल से हम पेट रहे हैं कि भाई Lower the ticket prices. लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक शो सोल्ड आउट जा रहे थे। लेकिन अब ये लोग क्राइसिस में आ गए क्योंकि अभी रेसलमेनिया की टिकट्स नहीं बिक रही, क्योंकि एक तो प्राइसेस बहुत हाई हैं और दूसरा के द शो बिल्ड वाज एब्सोल्युटली और उसके बाद भी इतने एस्टेस्टिक बिल्ड के बाद भी इनको चैन नहीं आया और इन्होंने सेलिब्रिटीज को बीच में घुसाना शुरू कर दिया। क्योंकि हाँ, It sure worked out for you the last time. और कौन कौन सा फिर सेलिब्रिटी इन्होंने नहीं डाला इसमें? आइशो स्पीड, जेली रोल, लिल याटी, या मैं सही नाम ले रहा हूँ यहाँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पैट मैकफी। नहीं, पैट मैकफी नहीं, पैट। McAfee. और इन सेलिब्रिटीज के बिना भी इतना गंदा बिल्ड था इस रेसलमेनिया का। एक तो मैचेस इन्होंने आखिरी वीक्स में आके अनाउंस करने शुरू किया ताकि उन फ्यूड्स को बिल्ड होने का टाइम ही ना मिले। जैसे रेसलमेनिया का बिल्ड नहीं है, ये बैकलैश का बिल्ड है। मेरा तो इतना दिमाग खराब हो रहा था ये पूरा बिल्ड देख के रेसलमेनिया का, मेरा तो मूड भी नहीं था इस पे प्रेडिक्शन वीडियो बनाने का, क्योंकि एक तो मेरे पेपर है, दूसरा मुझे कोई इंटरेस्टिंग लग भी नहीं रहा था कि मैं पेपर छोड़ के इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने बैठूं। बट हियर वी आर, वही कहानी फिर एक बार। रेसलमेनिया 42 प्रेडिक्शंस। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस। Bologna, fudge, and mustard. I am going to ruin wrestling for everyone. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? What do we get? What do we get? What do we get? What do we get? Corporate coded trash. The night one main event, the WWE Championship match. Cody Rhodes versus Randy Orton, accompanied by Pat McAfee. देखो, अगर इन जनरल इस फ्यूड के बारे में बात की जाए ना, और अगर पैट मैकफी को अगर हम साइड पे भी कर दें, तो ये फ्यूड वैसे भी वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग फ्यूड्स ही थी। मतलब इतनी सारी स्टोरी इनके पास पड़ी थी, 20-year-old हिस्ट्री, लेगेसी, डस्टी रोड्स, इन सब के एक्कलेट्स और थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन सुपरस्टार होना, लेकिन उस बारे में उस चीज़ को इन्होंने टच भी नहीं किया इस स्टोरी में। और जो रैंडी का हील टर्न था, अब देखो रैंडी का हील टर्न वाज गुड, इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड, लेकिन उसके बाद ये लोग फिर से उसी स्टेल वाली टेरिटरी में चले गए जहाँ पे रैंडी ऑर्टन फिर अगले वीक आया, उसने बात की, जो उसका प्रोमो था वो इंटरेस्टिंग था, जो उसका वॉइसेस वाला कैरेक्टर था कि अब उसने वॉइसेस को सुनना शुरू कर दिया, वो चीज़ इंटरेस्टिंग थी। फिर उसके बाद कोडी वापस आया और उसके बाद क्या हुई? ब्रॉल। इतनी वाहियात लॉकर रूम क्लियरिंग ब्रॉल मैंने आज तक नहीं देखी। भाई हमारे ज़माने में जो ब्रॉल्स हुआ करती थी वो क्या ब्रॉल्स होती थी? जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर, और भी इतनी सारी ब्रॉल। जो 2017 में फेटल 4-वे समर स्लैम मैच के लिए जो ब्रॉल हुई थी, उसी को एग्जाम्पल ले लो। और फिर उसके बाद द एसिंग ऑन द केक, पैट मैकफी। और फिर पता नहीं कैसे, लेकिन पैट मैकफी इस पूरी चीज का सेंटर पॉइंट बन गया, बिकॉज अपेरेंटली पैट मैकफी वांट्स टू चेंज द बिजनेस एंड टेक इट बैक टू द एटीट्यूड एरा डेज विद रैंडी ऑर्टन। और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये पैट मैकफी ना होता, और अगर देखो पैट मैकफी को अगर लाना भी था तो उसको एक अच्छी रीजनिंग दे के ले आते, मैं कर लेता सपोर्ट। लेकिन ये एटीट्यूड एरा वाली चीज़, ठीक है, एटीट्यूड एरा को तुम मिस करते हो, जो व्हाट करते थे फैंस। अगर तुझे इतनी क्राई आ रही है, तुझे इतना ही याद आ रहा है वो टाइम, ठीक है, तुझे वो टाइम वापस लेकर आना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि रैंडी ऑर्टन एटीट्यूड एरा में एग्जिस्ट नहीं करता था। रैंडी ऑर्टन वाज अ रूथलेस एग्रेशन सुपरस्टार। और ये सब कुछ अभी भी ख़त्म नहीं होता,
क्योंकि अब ये सारी चीज चली गई रेसलमेनिया की टिकट सेल्स पर कि रेसलमेनिया की टिकट्स क्यों नहीं बिक रही जब रैंडी ऑर्टन उस शो पे है। अबे रैंडी ऑर्टन की वजह से नहीं टिकट्स बिक रही है, इसलिए नहीं बिक रही कि रेसलमेनिया में कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच है, क्योंकि टिकटें बहुत महंगी हैं। और भाई मुझे कोई 15 साल हो गए रेसलिंग देखते हुए, इतना डेस्परेट मैंने WWE को आज तक नहीं देखा। अब देखो हमें पता है रेसलमेनिया की टिकट्स नहीं बिकी, रेसलमेनिया इज नॉट सोल्ड आउट येट, जबकि शो में 1 वीक रह गया। तो ये पैट मैकेफी को लेकर आए इन द ये चीज़ करने के लिए कि शायद कुछ टिकट्स बिक जाएं, शायद कुछ सोल्ड आउट हो जाए रेसलमेनिया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऊपर से और गालियां पड़ गई इन्हों को। और तो इन्होंने पैट मैकेफी को इस स्मैकडाउन में भेजा ये अनाउंस करने के लिए कि नाइट 1 की टिकट्स पर 25% का ऑफ है। और किया तो किया, नाइट 2 को भी बैरी कर दिया। बोला कि नाइट 1 पे ही खाली सेल है क्योंकि नाइट 2 इज नॉट वर्थ अटेंडिंग। और भाई ये चीज़ इतनी अनबेरेबल हो गई थी ना मेरे लिए कि द मोमेंट पैट मैकेफी ने बोला ना कि रेसलमेनिया पे 25% ऑफ है, भाई लिटरली मैंने स्मैकडाउन वहीं बंद कर दी, क्योंकि मुझे आज आगे देखने का मूड ही नहीं हो। मेरा मन मार दिया इस इंसान ने स्मैकडाउन से। पहले ही वो स्मैकडाउन शो इतना गूं था, ऊपर से इतना गंदा प्रोमो और इतनी गंदी ब्लेटेंट डेस्परेशन फ्रॉम WWE। और अब ये सेलिब्रिटीज का आना जाना खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर पैट मैकेफी रैंडी ऑर्टन के कॉर्नर में है तो कोडी रोड्स के कॉर्नर में जेली रोल को भी तो होना पड़ेगा। और भाई आई होप कि ये चीज आगे जाके TKO वर्सेस WWE फॉर द हायर पावर ऐसी स्टोरी लाइन बन जाए, क्योंकि मुझे पता है TKO इधर से अपने पुठे सीधे आइडियाज इम्प्लीमेंट कर रहा है और मुझे पता है कि ये कभी बंद नहीं होगा। तो जो अभी हो रहा है उस आउटरीच का फायदा उठा के कोई स्टोरी लाइन ही बना दो यार, उसकी कम से कम कुछ तो वर्थ वॉचिंग बने, क्योंकि WWE प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली। और मुझे पता है कुछ गिने चुने 5 लोग जिन्होंने WWE के सिर्फ 2-3 क्लिप्स ही वो पूरे साल में सिर्फ 4 क्लिप्स देखते हैं वो WWE के, वो नीचे है, वो आगे बोलेंगे नहीं देखिए पैट मैकेफी पैसा लेकर आता है, पैट मैकेफी सुपरस्टार है, पैट मैकेफी सेलिब्रिटी है, उससे WWE के कोई फायदा नहीं हो रहा भाई। सो प्लीज Shut up, bitch! तो भाई इनफ टॉकिंग, अब इस मैच की प्रेडिक्शन कर देते हैं। रैंट बहुत हो गया क्योंकि ये रेसलमेनिया प्रेडिक्शंस की वीडियो है, ठीक है, पैट मैकेफी पर ये वीडियो नहीं है। तो इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन होगी विद द आउटसाइड हेल्प ऑफ पैट मैकेफी, Randy Orton will be the new WWE champion. Lower the ticket prices! The Demon Finn Balor versus Dirty Dominic Mysterio. अब भाई फाइनली इतने सारे चांसेस के बाद फाइनली WWE ने फिन बैलर को बेबी फेस कर दिया, और वो भी डोमिनिक के अगेंस्ट। थैंक यू, ये चीज तुमने एक चीज तुमने ठीक की इतने टाइम में WWE। अब एक चीज तो देखो जिसपे पूरा इंटरनेट हंस रहा है कि है देखो WWE कितने डेस्परेट है, डीमन को ऑनलाइन अनाउंस कर दिया। अब भाई देखो WWE ने टीज दिया था वहाँ पे रॉ पे, WWE ने टीज दे दिया था कि डीमन आ रहा है, तो अब अनाउंस करें ना करें क्या फर्क पड़ता है। सेम चीज रेसलमेनिया 39 के लिए भी की थी, वहाँ पे तुम ये तो नहीं कह सकते WWE डेस्परेट थी। देखो ये फ्यूड मेरे लिए जब फिन बैलर को इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के बाद मारा था, या फिर पता नहीं कब, लेकिन जब डोमिनिक टाइटल हारा था उसके अगले वीक इन्होंने फिन बैलर को मारा था। फिर उसके बाद से लेके जब फिन बैलर ने अगली बार डोमिनिक को मैच हरवाया था विलिंगली अगेंस्ट पेंटा फॉर द IC टाइटल, तब तक ये फ्यूड मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी। लेकिन उसके बाद इस फ्यूड ने ऐसा डिप लिया। अब जो एक चीज जिसको देख के मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है इस फ्यूड में, वो ये चीज है कि चलो ठीक है IC टाइटल डोमिनिक के पास नहीं है, वो पेंटा के पास है, ठीक है, वो हम फिन बैलर को नहीं दे सकते। मेगा चैंपियनशिप तो डोमिनिक के पास है ना, उसको ऑन द लाइन रख दो, फिन बैलर को मेगा चैंपियनशिप जितवा दो, उसको AAA में भेज दो, उसको AAA का डॉन बना दो, उसको AAA का, फिर उसको वापस मेन रोस्टर पे लेकर आओ, फिर उसको मेन इवेंट सीन में डालो। सियाना हो गया मेरा बच्चा। और भाई इस मैच की प्रेडिक्शन इज वेरी इजी, क्योंकि भाई देखो इस मैच में फिन बैलर इज द डीमन, ओके, द डीमन किंग फिन बैलर, ओके। और डीमन को बहुत सालों से बहुत डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उस डिसरिस्पेक्ट को हमें यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, और डीमन फिन बैलर विल टेक द विन ओवर डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, द फेटल 4-way WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच। भाई मुझे एक बात बताओ, एक टाइम था जब वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स को कुत्ता नहीं पूछता था, और अब इस डे एंड एज में
वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स मेन रोस्टर के दोनों स्मैकडाउन रॉ टैग टीम टाइटल से ज्यादा रेलेवेंट है। कैसे भाई? उसको लेके आओ जो वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए चीजें लिख रहा है, उसको बोलो जरा मेंस टैग टीम टाइटल्स वाले डिवीजन में भी जरा अपना जरा एक हाथ जरा मार दो। अब भाई मेरे हिसाब से जो डिजर्व करते हैं ना, जो डिजर्विंग है इस मैच को जीतने के लिए, वो मेरे लिए है बेली एंड लायरा वेल्किया। बट सिंस WWE will have a big moment for WrestleMania, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से the Bella Twins will be the new WWE Women's Tag Team Champions. 6-man tag team match: The Vision and Isho Speed versus the Usos and LA Knight. यार एक चीज में मैं स्पीड को ना बहुत मुझे पसंद है। स्पीड की एक चीज, जब भी वो WWE में आता है ना और जब भी उसको मार पड़ती है, वो इतना सेल करता है उस चीज को, इतना उसको डेंजरस दिखाता है। कहीं पे भी ये नहीं दिखाता कि भाई हाँ ये बहुत सेफ है, ये बहुत फन है। वो नहीं, वो बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। एवरी टाइम ही कम्स टू WWE एंड ही डाइज। फर्स्ट रैंडी ऑर्टन, फिर ब्रॉन ब्रेकर, फिर उसके बाद जो ओटिस ने फिर उसको उसी रॉयल रंबल में पीछे टॉस किया था, और अभी जो ये सब कुछ LA नाइट वाला डिबाकल, और जहाँ LA नाइट उसकी स्ट्रीम पे पहुंच गया और बोला है मेक मी लाफ स्पीड। और ये मैच भी एक अट्रैक्शन मैच ही है स्पीड के लिए। और दूसरी बात ये मैच इसलिए हो रहा था कि LA नाइट डमी या उसको रेसलमेनिया स्पॉट मिल सके, क्योंकि अगर इस रेसलमेनिया में अगर LA नाइट ना होता ना, लोग दंगा कर देते अगर LA नाइट इस रेसलमेनिया में ना होता। तो इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन यही होगी कि द विनर ऑफ दिस मैच विल बी द Usos and LA Knight. The Women's Intercontinental Championship match: Becky Lynch versus AJ Lee. तो भाई जो कंसर्न मैंने अपने एलिमिनेशन चेंबर रिव्यू में बताया था कि अगर AJ Lee हर वीक मतलब ज़्यादा प्रेजेंट ना हुई इस टाइटल को लेके, तो ये टाइटल मुझे नहीं चाहिए, जिसको AJ Lee ने बिल्कुल रद्द कर दिया, बिल्कुल इसको रॉन्ग करार दे दिया। AJ Lee is consistent, AJ Lee is every week on Raw, और उसकी बेकी के साथ अभी भी फ्यूड चल रही है जो कि रेसलमेनिया में ही कल्मिनेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहले ही एलिमिनेशन चेंबर में मोमेंट हो गया, पर कोई बात नहीं। लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में ये मोमेंट होने का एक ड्रॉबैक ये है कि अब रेसलमेनिया में और क्या ही प्रूव होगा। मतलब एट दिस पॉइंट AJ Lee बेकी को 3 बार हरा चुकी है। पहली बार रेसलपलूजा में, फिर वॉर गेम्स में, और उसके बाद अभी एलिमिनेशन चेंबर में। तो और इधर और प्रूफ करना रह क्या गया है। आई होप कि WWE ये फ्यूड रेसलमेनिया के बाद खत्म कर दे, क्योंकि अगर ये फ्यूड रेसलमेनिया के और आगे गई तो ये बहुत ज्यादा स्टेल हो जाएगी, और इसमें एक तो मटेरियल तो इसमें अभी खत्म हो गया, ठीक है, इसमें मटेरियल खत्म हो जाएगा और ये फ्यूड बहुत ज्यादा बोरिंग बन जाएगी, जैसे CM पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड थी। पहले स्टार्टिंग में जब पंक इंजर्ड था तब लोग बहुत एक्साइटेड थे इस फ्यूड के लिए, लेकिन जब इवेंचुअली ये फ्यूड हमें मिली तो अभी हम पक चुके हैं इस फ्यूड से। हमें कोई CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच अब नहीं चाहिए, क्योंकि हम पक चुके हैं इस राइवलरी से। तो ये सेम चीज अगर AJ Lee और बेकी की राइवलरी के साथ नहीं करना चाहते WWE वाले, तो प्लीज इसको रेसलमेनिया के आगे मत बढ़ाना। तो भाई मेरी प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए तो मेरी प्रेडिक्शन है कि AJ Lee विल रिटेन हर टाइटल एंड शी विल पुट एन एंड to Becky Boo Boo for good. The Intercontinental Championship ladder match. भाई this match is the definition of randomness. मतलब ये मैच इससे ज्यादा रैंडम जा ही नहीं सकता था। लेकिन क्या मैं इस मैच के बैंगर होने की कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहा हूँ? Nope. क्योंकि रेसलमेनिया में लैडर मैच होते ही इसलिए हैं ताकि वो बैंगर्स हो सके। फॉर एग्जाम्पल रेसलमेनिया 40 का टैग टीम लैडर मैच, रेसलमेनिया 32 एज वो रेसलमेनिया इतनी वाहियात थी, लेकिन एक ब्राइट स्पॉट जो उसमें था, एक्चुअली 2 ब्राइट स्पॉट थे, लेकिन एक जो उसमें से था वो था द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल लैडर मैच। फिर रेसलमेनिया 31 वो एक गोटेड रेसलमेनिया, लेकिन उस गोटेड रेसलमेनिया में एक गोटेड चीज और थी, द IC लैडर मैच अगेन। फिर आता है वो लेजेंडरी मैच जिसने रेसलमेनिया में लैडर मैचेस को पहचान दी थी, रेसलमेनिया हिस्ट्री का वो ब्राइट स्पॉट जिसको देखे अंधा भी दोबारा से अंधा हो जाए, वो JR की चीखें जो बहरे को भी सुनाई दे, और ऐसे बम्प्स जिनको देखे मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाए और बोले TLC2। भाई पहले जो इस मैच के कंटेंडर्स अनाउंस किए गए थे रे मिस्टीरियो से पहले, वो ना मुझे बहुत अजीब लग रहे थे, क्योंकि बहुत रैंडम एक तो लग रहे थे, और दूसरी बात ना मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी ऐसा नोन फेस नहीं था, मतलब पुराना बंदा नहीं था यहाँ पे, कोई पुराना रेसलर नहीं था, ना कोई करंट सुपरस्टार, ना कोई लेजेंड, इस तरह का कोई बंदा नहीं था, सब न्यू टैलेंट था।
तो इस तरह एक ये अच्छी भी बात है, लेकिन एक जगह एक नोन फेस होता है ना, जब ज़्यादा नोन फेस जिसको तुम बहुत सालों से देखते आ रहे हो, तो इस तरह उस मैच के साथ एक कनेक्ट बिल्ड होता है ना, तो फिर जो जब नए फेसेस आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके साथ। भाई तुम लोग मुझे बताओ, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये कोई मास्टर प्लान था रे मिस्टीरियो का? क्योंकि जब तक गंथर के पास कोई मैच नहीं था रेसलमेनिया में, रे मिस्टीरियो वाज इंजर्ड, लेकिन जैसे ही सेथ वर्सेस गंथर अनाउंस हुआ, अगले वीक ही रे मिस्टीरियो वापस आ गया लैडर मैच के लिए। डिटेक्टिव बनोगे, वाह। तो भाई अब इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करते हैं। मेरे हिसाब से बहुत इजी प्रेडिक्शन है इस मैच की। पेंटा विल रिटेन हिज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। भाई अभी तक तुम लोगों ने वीडियो सरवाइव की है ना, इतनी देर से तुम डाउनराइट बैड और मीडियोकर मैचेस की प्रेडिक्शन सुन रहे हो, तो अब आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। Brock Lesnar वर्सेस Obafemi। तो इस पूरी रेसलमेनिया में अगर कोई ऐसा मैच है जो परफेक्टली बुक किया गया है, जो इससे बेटर बुक हो ही नहीं सकता था, वो मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस Obafemi। क्योंकि इस मैच की बुकिंग में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, सीधा सीधा बुकिंग थी बीस्ट वर्सेस द रूलर। और भाई ये पावर वॉक हु ये मेरी पावर वॉक बन चुकी है। आई नो तुम लोग मुझे इस बात पे गालियां दोगे, लेकिन एक शिकायत मुझे इस मैच से अभी भी है, बताऊं? बोल बेटा। वो था द लैक ऑफ अपर हैंड फ्रॉम ब्रॉक लेसनर। अब जब से ये मैच अनाउंस हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ अपर हैंड ओबाफेमी की तरफ गया है। ब्रॉक लेसनर ने अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको इस फ्यूड में अपर हैंड मिल जाए, जिससे मुझे ओबाफेमी के लिए डर लग रहा है कि शायद इतना अपर हैंड लेने के बाद वो शायद रेसलमेनिया में हार जाए। अब तुम लोग अपनी आंखें बंद करो और बताओ, क्या ओबाफेमी को ये मैच हारना चाहिए? चाहता देखो मैं भी यही हूँ, ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि ओबाफेमी ये मैच जीते, लेकिन जिस हिसाब से ओबाफेमी और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड की बुकिंग हुई है, और लेसनर साहब ने बयान भी दिया कि वो अपनी रिटायरमेंट तक कोई मैच हारना नहीं चाहते, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लुक स्ट्रॉन्गर इन हिज रिटायरमेंट मैच। लेकिन नहीं, हम ये सब नहीं सोचेंगे, ठीक है। ओबाफेमी विल विन दिस मैच, लेकिन अभी भी डायरेक्ट लेसनर अगर जीत गया तो क्या होगा? ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू अनसैंक्शन्ड मैच। अब देखो भाई, जहाँ मैंने अपने सोर्सेज लगाए हैं वो तो कहते हैं कि ये नाइट 1 को ओपन करेगा, और अगर ये ओपन करता है नाइट 1 को ये मैच अनसैंक्शन्ड मैच, तो वो फील अनसैंक्शन्ड मैच की आ सकती है जो सैमी वर्सेस केविन में आई थी। टर्न बकल्स पे कोई लोगोज नहीं, और रिंग मैट बिल्कुल ब्लैक, और लाइटिंग भी उस तरह की कि एकदम अंधेरा, ऑलमोस्ट अंधेरा, और रेफरी की भी ब्लैक शर्ट, एकदम नो WWE लोगो, जो WWE का लेना देना ही ना हो वैसा अनसैंक्शन्ड मैच हमें देखे, ना कि सिर्फ एक कॉपी पेस्ट नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। अनसैंक्शन्ड मैच की फील भी आनी चाहिए। अब भाई एक बात तो क्लियर है कि ये मैच बुरा तो कहीं से नहीं होने वाला, क्योंकि जेकब फाटू, ड्रू मैकिंटायर और नो डिस्क्वालिफिकेशन अनसैंक्शन्ड मैच, ये मैच कैसे बुरा हो सकता है? ये मैच को मैं आई कैन बेट माई हाउस कि ये मैच बुरा तो कहीं से नहीं होगा। ये मैच उल्टा एक तो बहुत एंटरटेनिंग होगा और बहुत ब्रूटल होगा, और ये एक लौती ऐसी फ्यूड है स्मैकडाउन में जिसकी बुकिंग अच्छी तरह से हो रही है। नॉट इवन द मेन इवेंट फॉर द मेन चैंपियनशिप ऑफ स्मैकडाउन, उसका भी इतना अच्छा बिल्ड नहीं था, उसका बिल्ड तो बल्कि था बिल्कुल, मतलब हर वीक ये दोनों लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से एक दूसरे की जान ले सकें। अभी 2 वीक्स पहले ड्रू मैकिंटायर और ये बिल्डिंग के साइड से गिर गए थे, फिर उसके बाद इस वीक ड्रू मैकिंटायर ने उसको रिंग के साथ लटका दिया, जो कि रोमन रेंज जैसा लग रहा था, जो उसके साथ किंग कॉर्बिन ने किया था, लेकिन वहाँ पे डॉग फूड नहीं था ड्रू मैकिंटायर वाले सेगमेंट, व्हिच इज अ गुड थिंग, ओके। अब इस मैच के लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है ना, वो है ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि यार देखो तो भाई अभी अपना WWE टाइटल हारने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने बहुत सारी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज कर दी है, और एक रेसलमेनिया विन के साथ आई थिंक वो क्रेडिबिलिटी फिर से गेन हो सकती है, और ड्रू मैकिंटायर विल बी ऑन द राइट पाथ अगेन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी होगन, सैमी ज़ेन। अबे बिना वॉल्यूम की टीवी बहुत पक कर रहा है तू। भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कोई अगर रेसलर 1 से 2 चैंपियनशिप ज़्यादा जीत जाए तो पूरा IWC क्यों बौखला जाता है कि ये फलाना होगन, ये डिमाका होगन, पहले कोडी होगन, उससे पहले बेकी होगन, फिर उसके बाद अब सैमी होगन। भाई ये होगन वाला जो भी कॉन्सेप्ट है ना, ये इन लोगों के लिए
बेसलेस है। पार्टी बदल लिया साला। और इस मैच की प्रिडिक्शन जितनी आसान है उतनी आसान शायद कोई नहीं होनी चाहिए। इस पूरे कार्ड में उतनी आसान कोई प्रिडिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रिक विलियम्स को WWE वाले बिल्ड कर रहे हैं, दिस इज हिज जॉन सीना मोमेंट। जो रेसलमेनिया 20 में हुआ था ट्रिक विलियम्स के साथ, वो रेसलमेनिया 42 में होगा, क्योंकि ट्रिक ने इस पूरे टाइम में मेन रोस्टर पे प्रूव किया है दैट ही कैन हैंग विद द मेन इवेंटर्स, और वो मिड कार्ड तो वो ऐसे यूं करके पार कर लेगा। तो इसीलिए इन माय ओपिनियन ट्रिक विलियम्स शुड बी द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस गुंथर। भाई द सोल रीजन कि ये मैच हो रहा है इज बिकॉज रॉलिंस के पास भी कोई मैच नहीं था और गंथर के पास भी कोई मैच नहीं था रेसलमेनिया के लिए। तो भाई जो मैच ओरिजिनली सेथ रॉलिंस के लिए प्लान किया गया था इस रेसलमेनिया के लिए, वो पहले था रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, लेकिन फिर रॉलिंस इंजर्ड हो गया। फिर उसके बाद जब रॉलिंस वापस आया तो फिर प्लान किया गया ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस, लेकिन फिर ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो गया। तो फिर इनको कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने फिर गंथर के साथ मैच बस करा दिया कि भाई बस रॉलिंस को रेसलमेनिया में रखना है। और भाई गंथर का तो मैंने तुम्हें बताया ही था, रे मिस्टीरियो के साथ मैच रूमर्ड था, लेकिन फिर रे मिस्टीरियो ने अपने झोल झपाटे करके वो निकल गया इस मैच से। तो भाई इस मैच की स्टोरी ये है कि अपेरेंटली गंथर ने कोई फेवर मांगा था पॉल हेमन से, जिसके बदले वो सेथ रॉलिंस को अटैक करेगा फॉर पॉल हेमन। वही चीज जो लास्ट ईयर सेथ रॉलिंस ने की थी कि आई नाउ यू ओ मी अ फेवर वाली चीज। और भाई हमें पता है, वी कैन ऑल टेल कि ये फेवर क्या है। Brock Lesnar in a retirement match at SummerSlam 2026, because SummerSlam हो रही है कहाँ पे? मिनियापोलिस, मिनेसोटा। और भाई इस मैच की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा ये मैच होगा, जैसा मास्टरपीस मैं इमेजिन कर रहा हूँ इस मैच को, oh boy. And my prediction for this match is Gunther, because after beating Seth Rollins वो अपना फेवर मांगे, और फेवर I already told you was Brock Lesnar. WWE Women's Championship match, Jade Cargill versus Rhea Ripley. यार जितना बेयर बोन्स और जितना ब्रूटली सिंपल इस मैच का बिल्ड हो सकता था ना, जितना ब्रूटली बोरिंग इस मैच का बिल्ड हो सकता था, ये उतना ही बोरिंग था। इसलिए मैं इस मैच पे बात करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर WWE ने इस मैच पे फोकस नहीं किया तो हम क्यों करें। Rhea Ripley will be the new women's champion. Women's World Championship match. Stephanie Vaquer versus Liv Morgan. भाई वही सेम चीज, कोई अच्छा बिल्ड नहीं, बोरिंग बिल्ड, एकदम बेयर बोन्स बुकिंग। बस एक ही चीज है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, और वो है जो बॉल बन गए थे लिव मॉर्गन के और रॉक्सैन पेरेस के सर पे जब उनको पुश किया था स्टेफनी वेकेर ने, और उनके सर आपस में टकरा गए थे। और मैं क्या बात करूं इस मैच के बारे में, भाई यही है बस, और क्या कर सकते हैं। लिव मॉर्गन विल बी द न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, यही हो सकता है, और मैं क्या ही बोल सकता हूँ। The World Heavyweight Championship match, CM Punk versus the Tribal Chief Roman Reigns। भाई ये एक ऐसी फ्यूड थी इस पूरे रेसलमेनिया बिल्ड में जो थ्रू आउट एंगेजिंग रही। ब्रॉक और ओपा की फ्यूड तो चलो कुछ, इनको तो 2-3 वीक्स हुए ना, ये लोग सिंस जनवरी बिल्ड कर रहे हैं इस फ्यूड को, और कॉन्स्टेंटली ये फ्यूड एकदम स्मूथ जा रही है, कहीं पे भी ये डिप नहीं लेती, इतना बड़ा डिप नहीं लेती। और इसमें ना दोनों रेसलर्स का इक्वल होने वाला भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो सबसे पहला प्रोमो था इन दोनों का, जहाँ पे रोमन सीएम पंक को चूज करने आता है, वो प्रोमो बैटल रोमन रेंज जीत जाता है। फिर उसके बाद जो अगला प्रोमो बैटल होता है, वहां पे सीएम पंक बाजी मार जाता है विद ऑल द आई एम गोना bury you next to your father वाला जो प्रोमो था, उसमें सीएम पंक जीत जाता है। फिर उसके बाद ये फ्यूड थोड़ा सा डिप लेती है, थोड़ी बोरिंग हो जाती है जब ऊसोस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और रोमन रेंज बस को ओल्ड 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 बोलता है। लेकिन फिर जब इनकी हाथापाई शुरू होती है, वहां पे ये फ्यूड फिर से पिकअप कर लेती है, और उसके बाद आता है द पाइप बॉम्ब, जहाँ पे उसने किसी को नहीं बख्शा, रोमन रेंज, रॉक, इवन पैट मैकाफी। लेकिन जो गो होम एपिसोड वाला प्रोमो था, वो उसमें कुछ दम नहीं था, उसमें बिल्कुल दम नहीं था, उसमें कोई पते की बात नहीं थी। बस आहिस्ता आहिस्ता आवाज में सीएम पंक बोल रहा, टेल मी व्हाट आई एम टेलिंग लाइज। और इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन है, रोमन रेंज विल बी द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट
चैंपियन। बस यार बहुत हो गई प्रेडिक्शन में, पेपर की तैयारी करें, तुम भी जाओ काम धंधा ढूंढो, जाओ सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने, बाय।